नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे थे, है ना। और उसमें 3-4 मेथड हम लोग पढ़े थे कि कहाँ कहाँ अगर हम लोग हीट करें तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, आज थोड़ा उससे आगे बढ़ा जाए। इसमें एक मेथड हम लोग का अभी बचा हुआ है, सोडा लाइम प्रोसेस वाला। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले, सोडा लाइम प्रोसेस से पहले जरा एक क्वेश्चन लिखो, है ना। एक क्वेश्चन किया जाए, लिखिए अरेंज इन ऑर्डर ऑफ rate of decarboxylation of the following, है ना। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ decarboxylation of the following। ठीक है, मान लीजिए यहां पर OCH3 जोड़ दिए और ये CH2CO माइनस Na+ हो गया। मान लो एक ऑप्शन ले लिया ऐसा कुछ, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, CH2CO माइनस है। एक ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है और ऐसा कुछ हो गया। ठीक है भाई, तो अब इनके रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में आपको अरेंज करना है इनको। तो अभी जो हम लोग मैकेनिज्म पढ़े थे लास्ट क्लास में, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा कि किस मैकेनिज्म से डीकार्बोक्सिलेट किया जा रहा है, वो आपको कंपाउंड देखकर और कंडीशंस देखकर ये आपको खुद समझना है। ठीक है, तो अपना वो कॉपी उठा लीजिए जिसमें पढ़े थे और फिर मैच कराइए कि ये वाला जो मेथड था हम लोग कैसे पढ़े थे, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है और हम लोग कैसे इसका रेट देखेंगे। ठीक है, तो पॉज के बाद हम लोग मिलते हैं और ये इसका आंसर निकाल के रखिए। हो गया, देखो तो इसका आंसर आया होगा, जरा चेक किया जाए। इसका आंसर देखो C, फिर आया होगा D, फिर होगा A और लास्ट में होगा B। इधर से इधर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ेगा। ठीक है, कई लोगों ने सही किया होगा, है ना, वो मैकेनिज्म समझ गए होंगे किससे हो रहा है। अब देखो ये सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड वाला जो एग्जांपल किए थे उस पर रिलेटेड है, उस पर बेस्ड है। हम लोगों ने बात भी करी थी कि सिर्फ वो बीटा कीटो एसिड का प्रॉपर्टी नहीं है डीकार्बोक्सिलेट होना, कोई भी स्पीशीज अगर इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा और एक स्टेबल कार्बन आयन देगा तो वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर ये डीकार्बोक्सिलेट होगा तो आपको पता था कि इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। बोलो भाई, पढ़े हैं ये बात हम लोग, है ना। इस पे सरप्राइज मत होना सर इस पे नेगेटिव कैसे आया, वो मैकेनिज्म में याद करिए। तो ऐसा होता था, तो ये कार्बन आयन स्टेबल है क्योंकि बेंजाइलिक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये वाला, ये बेंजीन में रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, बढ़िया बात। तो अब मतलब सब में लगभग सेम स्पीशीज बनी हुई है और ये ग्रुप्स लगे हुए हैं और इन ग्रुप्स के हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी या घट सकती है या बढ़ सकती है। तो इसमें जो बन जाएगा, इसमें कौन सा बन जाएगा, इसमें बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा CH2 माइनस। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पर NO2 है क्या, और यहाँ पर CH2 माइनस है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें ये जो स्पीशीज बनेगा ये बनेगा CH2 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा Cl। ठीक है, ऑल्दो बहुत लोग को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, लेकिन है ना एक बार मैं ये बात बोल देता हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है कि सबको ये बात एकदम क्लियर ना हो। तो जरा इस पर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, उतना ही रेजोनेंस यहाँ पर भी है, लेकिन अगर आप याद करें तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इसके रेजोनेंस से आएगा ना। और इस कार्बन पे जब नेगेटिव आएगा तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इस वजह से ये स्पीशीज जो है, ये स्पीशीज इस स्पीशीज से रिलेटिवली कम स्टेबल है। तो अगर कम स्टेबल है तो रेट कम होगा। समझ में आई इतनी बात। इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसमें यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव सब में यहाँ पर आएगा पैरा पे इसके, और इस नेगेटिव चार्ज का फर्दर रेजोनेंस हो जाएगा NO2 में। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मिला तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया नहीं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव गया
और ऑक्सीजन पर नेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है। अच्छा, इसकी बात हम लोग करें तो इसमें भी यहाँ पे नेगेटिव आया, और यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है और इसके जस्ट बगल में नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर जाएगा, बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, और बैक बॉन्डिंग करने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज भी क्लोरीन पर चला गया और क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से ये वाला कार्बन आयन भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन है, यही ना है। तो भाई ये नेगेटिव चार्ज ये जो पाई बॉन्ड बना है उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, और पाई बॉन्ड मतलब इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, और ये नेगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, कार्बन के 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर 2p रेजोनेंस हो रहा है, और 2p मतलब दोनों का एनर्जी लगभग सेम है, और जितना बढ़िया सेम एनर्जी होता है उतना अच्छा ओवरलैप होता है, उतना अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो ये ज्यादा अच्छी तरह से ओवरलैप कर रहा होगा, ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग कर रहा होगा, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कर रहा होगा, और क्योंकि 3d ऑर्बिटल का एनर्जी 2p ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर बहुत इफेक्टिव ओवरलैप नहीं है ना। तो इस वजह से ये ज्यादा डीलोकलाइज माना जाएगा और ये कम डीलोकलाइज माना जाएगा, और ऐसा कहीं भी आएगा हमेशा यही बात ही मानी जाएगी। क्लियर हुआ बात? तो ये हो गया इसका लेखा जोखा, तो इस वजह से आंसर अपना ये हो गया। क्लियर है सबको? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, और ये अनस्टेबल है इसलिए बेचारा लास्ट में चला गया। क्लियर हो बात? एक और सवाल लिखो, है ना, इसी पर एक और बढ़िया सवाल लिखो। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैकेनिज्म पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो वो जीओसी से मिल रहा है, क्योंकि ये जीओसी का क्वेश्चन हो गया है ना। तो इसलिए जीओसी एक बार बढ़िया से रिवाइज करिए, और वो हमेशा रिवाइज रहना चाहिए, हमेशा फिंगर टिप पे रहना चाहिए। चलो अब देखा जाए एक और सवाल, इसी में दूसरा सवाल करो, नहीं भाई, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलिए ठीक है, ए बी सी और एक और ले लो, चलो यहां पर ले लिया गया CO माइनस, ये हो गया डी अपना, ठीक है। इसको जरा जल्दी से कर दो। हो गया होगा, देखो जरा। तो अब इसमें क्या आंसर आया, इसमें आपका आंसर आया होगा सबसे ज्यादा ए, फिर आया होगा सी, फिर आया होगा बी, और फिर आया होगा डी, है ना। नहीं, देखो यहां जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी, और लास्ट में डी। ये है रेट, ये भी आया होगा कुछ लोग का, है ना, अच्छी बात है। अब देखो यहां पर ऐसा क्या हो गया, है ना सर, मेटा पे तो रेजोनेंस होता नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड है, और इसका भी जब आप डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहां से, है ना, अगर आप मैकेनिज्म याद करें तो ऐसा हुआ करता था, ये बॉन्ड इधर, है ना, ये ऐसे टूट जाता था, तो यहां से जो स्पीशीज मिलेगी वो स्पीशीज मिलेगी ये, बोलो जरा। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये रेजोनेंस में नहीं है, बोलो। यही गलती किए होंगे जो लोग पहले जो मैं बोल रहा था वो आंसर लाए होंगे। तो अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होता, ये कौन सा आयन है, ये फिनाइड है, बोलो तो जरा। जिसमें इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको फिनाइड बोलते हैं, और फिनाइड जो होता है ये बेंजीन के ही प्लेन में नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है। तो इस कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे, 3, है ना, एक ये और एक ये, और इस ऑर्बिटल में पहले ये ग्रुप जुड़ा था, और जब वो निकल गया तो अब इसी sp2 ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज पड़ा है।
जो कि बेंजीन के प्लेन में है। और अगर आप इसको ऐसे बनाएं, ये पाई बॉन्ड्स बनाएं, तो ये पाई बॉन्ड्स जो होते हैं ये बेंजीन के परपेंडिकुलर प्लेन पर होते हैं, तो ये आपस में रेजोनेंस कर रहे होते हैं। अब इमेजिन करो कि ये वाला ऑर्बिटल ऐसा है जो p ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है, और ये sp2 ऑर्बिटल ऐसा है, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होते हुए एक दूसरे से ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इनको ओवरलैप करने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए? एक प्लेन पर, एक पैरेलल होना चाहिए। बोलो भाई। तो लेकिन यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है, इसलिए कोई ओवरलैप नहीं है और इसलिए ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो जब भी फिनाइड का केस कहीं पर भी आए तो इन लगे हुए ग्रुप्स का सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर करते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है -i मेरे हिसाब से, है ना? आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। तो इसका -i इफेक्ट है, तो इस नेगेटिव चार्ज के ये पास लगा हुआ है तो इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। इसकी बात करें तो इसमें नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ -i इफेक्ट देख रहे हैं और ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये मेटा पे लगा हुआ है, तो इससे दूर है, तो फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा, वही लिखा गया है। फिर ये और भी दूर है, जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो इस वजह से, है ना, ये सबसे दूर हो गया, इस वजह से C बाद में आया। और D में तो कोई भी -i इफेक्ट ही नहीं है, इसलिए D बेचारा लास्ट में चला गया। ठीक है, तो एक सवाल ये हो गया, है ना। एंड बोथ दी क्वेश्चंस आर एसेंशियली फ्रॉम आवर जीओसी पार्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब लिखिए जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, बाय सोडा लाइम प्रोसेस। और इसको हम लोग कभी कभी ओकवुड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले एक ओकवुड करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस करवाया था, तो उन्हीं के नाम पर ये प्रोसेस पड़ गया। और इस मेथड से हम लोग डायरेक्टली एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, इनिशियली उन्होंने बनाया था, इथेन बनाया था इस मेथड से, है ना, और हम लोग इससे डायरेक्टली एल्केन बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें सिंपली एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, कोई भी, है ना, कोई बीटा कीटो हो, बीटा गामा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जस्ट सिंपली एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और उसको क्या कर दिया जाता है कि सोडा और लाइम, NaOHCO के मिक्सचर को, लाइम और सोडा नहीं, तो इस मिक्सचर के साथ हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं। स्ट्रांगली हीट करने पर यहां से ये CO2 बाहर हो जाता है, तो बन जाता है R-, और फिर इस R- बनने के साथ साथ CO2 बाहर जाता है, और ये R- जो है, ये इसको फिर हम लोग कहीं से भी वाटर से रिएक्ट करा दें, या हम लोग क्या कर दें, किसी एसिड से रिएक्ट करा दें, है ना, कि ये R- जो बना है, यहाँ से ये H+ खींच ले और ये बन जाए RH, दैट इज एल्केन। समझ गए बात? तो इसमें भी जो इंटरमीडिएट बना है वो बना है क्या, ये कार्बन आयन। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। ठीक है, और सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ खास नहीं है। जैसे कोई अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसका रिएक्शन हम लोग NaOH से करा देंगे तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो बन जाएगा RCOO- और साथ में बन जाएगा H2O। बोलो भाई, Na+, है ना, यहाँ पर आ जाएगा Na+, तो लिखे ना लिखे एक ही बात है, वो तो आयनिक फॉर्म में होगा, है ना। अच्छा, ये जो लाइम है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हम लोग को मालूम है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करके ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये कार्बोक्सिलेट आयन को अगर हम लोग हीट करें स्ट्रांगली, है ना, तो बहुत स्ट्रांग हीट करने पर भी बहुत सारे बॉन्ड्स का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और ये इस तरह से टूटता है। इसी तरह से क्यों टूटता है भाई, क्योंकि यहाँ पर
CO2 गैस बाहर जा रही है, थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल है, एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस है ना वाज पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज, तो ये वाला बॉन्ड इसी तरह से टूटता है। लेकिन इसको हम लोग को स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इसमें कोई वाटर डाल दें या कोई एसिड डाल दें तो यहाँ से RH बन जाएगा, दैट इज एल्केन। और ये जो CO2 निकला है, क्योंकि अपने पास मीडियम में ढेर सारा NaOH भी है, तो NaOH बेस है और CO2 एसिड एनहाइड्राइड है क्या, और इसका रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, बेस और एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन होकर बन जाएगा Na2CO3। समझ रहे बात? तो इस तरह का प्रोसेस है ये, ठीक है। अब इसमें जो लाइम है ना, उस लाइम का क्या यूज है कि भाई देखो ये एसिड बेस रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल नेचर का होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो वाटर से वापस H+ लेकर वापस ये बन सकता है। पढ़े ना हम लोग एसिटिक एसिड या कोई भी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो कि इक्विलिब्रियम में रहता है, तो वैसे ही यहाँ पर एक इक्विलिब्रिया होगा। लाइम डालने से ये वाटर के साथ बेस बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये था एसिड, और ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस दूसरे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बोलो भाई। तो इस वजह से अगर मैंने यहां से वाटर हटा दिया, वाटर हटा के उसको बेस बना दिया, तो इस इक्विलिब्रिया को हम लोग फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिए, अगर ध्यान से देखो तो, है ना, कर दिए ना। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ऐसा बना दिया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसी का डीकार्बोक्सिलेशन आप कर रहे हो, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इस प्रोसेस की वजह से बढ़ जाएगा, तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होने लगेगा, ठीक है। और फिर ये बन के हम लोग ये बना देंगे, फिर जो CO2 निकला वो NaOH के साथ ये बना दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन टाइप का है और ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, तो आपके पास दो एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जो साइड रिएक्शंस हो रहे हैं वो दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और अगर दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो ये जो हीट हम लोग बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये हम लोग को बाहर से अब कम सप्लाई करना होगा क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर ही एक एक्स अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर रिलीज कर रहा है, तो उससे अपना फ्यूल बचेगा। तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिकल भी हो सकता है, समझ के बात ना। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म है, और इसमें हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करा सकते हैं, प्रोवाइडेड सवाल में ये लिखा हो तब, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए राइट प्रोडक्ट्स, मान लो अगर हम लोग ऐसा ले लिए, चलिए करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर जाइए फटाफट।
पॉज कर लीजिए। हो गया? देखो तो इसमें करना क्या है अपने को, Na से ये जब रिएक्ट करेगा तो ये H उड़ा दो, फिर ये COO माइनस उड़ा दो, है ना। तो इससे इस कार्बन से जुड़ा था, दिख रहा है सबको, यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथा ये खुद था, यहाँ कोई कार्बन नहीं है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कोई दूसरा कार्बन नहीं, नहीं तो ये अगर चला गया तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ये सब बाहर गया तो यहाँ पर आ जाएगा कैसा चार्ज, निगेटिव। फिर H2 डाल दिए तो यहाँ पर H एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्रोपेन बन जाएगा। बोलो तो जरा, ठीक है, बना लिया होगा सबने। इसमें भी देखो ये H प्लस उड़ा दोगे, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बाहर कर दो, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, फिर H2 से H एब्स्ट्रैक्ट करा दो, तो ये बन गया अपना साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? इसको देखो तो जरा, तो इसमें भी ये H उड़ा दोगे, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं फिर से बोल दूं, ये ध्यान देना भाई, है ना, क्योंकि ये कई लोग गलत कर देते हो। इसमें इसमें ये यहाँ से जो ये जुड़ा हुआ है ना, इसमें COO सीधा जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कार्बन और है फिर CO है। नंबर ऑफ कार्बन गलत मत कर देना, है ना। जोड़िए 1 2 3 4 5 और छठवां ये कार्बोक्सिलिक वाला है, ठीक है, गलत नहीं करिएगा इसको, ये यही आसान सा सवाल, बस इसीलिए गलत कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो अब देखो ये हो गया। अब इसमें जो निगेटिव आया, अब क्योंकि ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है क्या, जरा मुझे बताओ, है ना न्यूक्लियोफाइल, पढ़े हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े हैं, गिलमन्स रिएजेंट पढ़े हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पर एक लीविंग ग्रुप है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल और एक लीविंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। सेम चीज जब ये दूसरे मॉलिक्यूल में भी हो सकता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल से बाहर करे, तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। तो यहां से ये इसको बाहर कर देगा। तो देखो 1 2 3 4 5, कितना कार्बन का रिंग बनने वाला है, 5 कार्बन का। तो ऐसा 5 कार्बन का एक रिंग बना दिया। ये बनाना बढ़िया बात है ना, जिन लोगों ने ये सही किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर कुछ वाटर वाटर भी नहीं दिया है कि यहाँ पर H प्लस जोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो पहले वही काम हो जाएगा। अगर दिया भी होता तो भी हम लोग पहले यही करते हैं, क्योंकि जब ये बन जाता और विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर कोई लीविंग ग्रुप पड़ा हुआ है तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके दूसरे को बाहर कर देगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखो, इसमें NaOH हीट है, इसमें भी यहां से CO बाहर जाएगा और इस कार्बन पे निगेटिव आएगा। और मैंने पहले भी बताया है कि ये IT का फेवरेट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्डिंग डिस्टेंस पर है, तो ये इस पर अटैक करते हुए क्लोरीन को बाहर कर देगा, जो कि एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है। आप इमीडिएटली ये प्रोडक्ट बना देंगे, बना लिया होगा कई लोगों ने, ठीक है। अब देखो जरा ये वाला देखो, ये भी आसान है, इसको बाहर किया होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज लाया होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाया होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस में है ना, या इसके साथ भी रेजोनेंस में है, दोनों के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर ये ऐसा लाए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसा बना लिए होंगे, ठीक है। और अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पर बॉन्ड बनाते हुए ये लीविंग ग्रुप है, इसको बाहर कर सकता है। आई कहानी समझ में? देखो तो ऐसा बन गया कुछ क्या, तो यहां से अपना बेंजीन भी बन जा रहा है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही समझा जाए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर दिया। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर अटैक करके इसको बाहर कर रहा है, वैसे ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करके इसको बाहर कर रहा है और बदले में एक पाई बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? सिंपल है ना। चलिए तो ये था अपना सोडा लाइन प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आ जाओ, अच्छा इसमें एक आध और मेथड है, वो भी थोड़ा देख लिया जाए। है ना, एक ऑल दो उसका डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, मैकेनिज्म वगैरह अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है, वो बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है उसका,
है ना। लेकिन अभी क्योंकि अपने फोस्टर में क्वेश्चन है उसका, कहीं कहीं पूछ लेता है ना, तो इस वजह से अभी जस्ट प्रोसेस समझ लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे, है ना। लिखो बाय, नेक्स्ट मेथड लिखो बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, बाय क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, है ना। दोनों बढ़िया मैकेनिज्म है, बढ़िया बात है, लेकिन अभी हम लोग इन दोनों के मैकेनिज्म और सारी बात पढ़ने के लिए अभी हम लोग उतना इक्विप्ड नहीं है, अभी अपने पास उतने हथियार नहीं है कि इनके सारे दांव पेच हम लोग समझ पाए, ठीक है। तो अभी इनको सिर्फ समझ लेते हैं, इनसे लड़ा जाएगा बाद में। तो देखो क्या है कि अगर कोई भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, ये समझ में आ रहा है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, H होगा तो एल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन, है ना। और इसमें हम लोग अगर क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो क्लेमेंसन रिडक्शन में ले लिया जाता है जिंक इन Hg और साथ में ले लिया जाता है कंसंट्रेटेड HCl, है ना। जिंक Hg, और जिंक Hg को हम लोग बोलते हैं एमलगमेटेड जिंक, मतलब जिंक के साथ मरकरी के साथ मरकरी में जिंक डाल दिया जाता है ना, उससे इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी, है ना, घटा देते हैं हम लोग। तो अमलगमेटेड जिंक और उसमें HCl, और ये क्या करता है कि इस कार्बोनिल को सीधा, है ना, सीधा यहाँ पर 2H इंट्रोड्यूस कर देता है, और जो HR पहले से था वो वैसे ही रहता है, तो ये अपना सीधा मिल गया क्या, एल्केन, ठीक है। और अगर आप मेरी पुरानी बात को याद करें कि हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर अपने को मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन मिले, है ना, तो हम लोग को अगर कुछ भी नहीं पता हो तो हम लोग इतना जानते हैं कि मेटल और एसिड जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट तो हो ही सकता है, समझ के बात ना। तो ये इसको सीधा रिड्यूस कर रहा है, क्लियर। अच्छा, ये हो गया अपना, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। सिमिलरली वोल्फ-किश्नर रिडक्शन भी काम सेम करता है, बस रिएजेंट दूसरा है। इसमें भी हम लोग एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, और इस कार्बोनिल को इसमें इन रिएजेंट्स के साथ NH2 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 इज कॉल्ड हाइड्राजीन, है ना। NH3 इज अमोनिया और NH2 NH2 इज हाइड्राजीन। तो इसके साथ पहले रिएक्शन करा देते हैं, दूसरे स्टेप में KOH बेस के साथ और सॉल्वेंट के तौर पर ले लेते हैं 1,2 डाइऑल, है ना, और इसके साथ थोड़ा बहुत हीट करना पड़ता है। ये अल्कोहल ग्रुप है, 1 और 2 पर डाइऑल है, इसका कॉमन नेम है इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर IUPAC नेम बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे इथेन 1,2 डाइऑल, है ना। तो दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल एज सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट में हमने बेस डाल दिया है, पहले हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए, तो इस पूरे, है ना, जो रिएजेंट मिक्सचर को हम लोग मिला जुला कर हम लोग बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। और ये भी ठीक वही काम करता है जो क्लेमेंसन करता है, मतलब इस डबल बॉन्ड को हटा के वहां पर 2 ठो H जोड़ देता है, ठीक है। तो इससे भी डायरेक्टली अपने को क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों, है ना, इनका बढ़िया मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है भाई। तो दोनों काम सेम कर रहे हैं, बस ये मीडियम एसिडिक है और ये मीडियम बेसिक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के हैं, है ना। मतलब जब इसमें कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है तो हम लोग ये मेथड नहीं इस्तेमाल करते, ये वाला करते हैं। अगर इसमें कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है तो हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये वाला नहीं करते, है ना। अब इसमें एसिड सेंसिटिव और बेसिक सेंसिटिव ग्रुप क्या है ये सब हम लोग को अभी नहीं पता है, इसी वजह से इसका मैकेनिज्म और इसके जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग समझ जाएंगे कि ये सब बातें क्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। अब लिखिए,
देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स समझ लिया जाए फटाफट। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्या करना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपको एनसीईआरटी से जरूर एक बार रीडिंग लगाना है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें हर जगह पर आप 2 पेज या 1 पेज की जगह छोड़ लेंगे, है ना। और जो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा वो तो है ही, लेकिन एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़कर अगर कोई इंफॉर्मेटिव बात लगती है, कोई काम की बात लगती है कि हाँ यार इसको पता होना चाहिए, अच्छी बात लगी, तो वो आप वहां पर शॉर्ट नोट्स बना लेंगे उसका, ठीक है ना। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट की, एल्केन्स का फिजिकल स्टेट, तो देखो C1 से C4 तक, एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक का जो एल्केन होता है उसका जो नेचुरल स्टेट होता है वो गैसियस होता है, ठीक है। अच्छा, C5 से C17 तक जो नेचुरल स्टेट होता है वो लिक्विड होता है, और C18 ऑनवर्ड्स, है ना, ऑनवर्ड्स अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एल्केन्स, है ना। और ये सारी बात हम लोग स्ट्रेट चेन के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन के लिए, नहीं मतलब 1 से 4 स्ट्रेट चेन, है ना। 5 से 17 उसमें ब्रांचिंग की बात नहीं करते, उसमें फिर प्रॉपर्टीज हिंडर्ड हो जाती हैं तो वो फेज अपना चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, स्ट्रेट चेन, ठीक। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक बार जरा बात की जाए, एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स का कैसे वैरी करता है। तो पहले मुझे एक चीज बस, जो मोस्ट फंडामेंटल बात है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं, तो हम लोग क्या देखेंगे, है ना। क्या हम लोग वंडर वॉल फोर्स देखेंगे, क्या हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, क्या हम लोग ये सब बाद में देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट सुनते ही अपना सबसे पहला दिमाग में ये आना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बल्क, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये एकदम सिंपल बात है, और ये हम लोग एज अ कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एल्केन में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, अब वो जो आप लोग सोच रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे सर, डाइपोल डाइपोल देखेंगे या वंडर वॉल फोर्स देखेंगे, वो तब देखेंगे जब ये डिसाइड करेंगे अब कि इसमें कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। पहला चीज तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, समझ गए बात। तो एल्केन में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वंडर वॉल फोर्स है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बात हम लोग हमेशा करेंगे विदाउट एक्सेप्शन, है ना, हमेशा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल्स फोर्स, बोलो भाई। तो यहां एल्केन के लिए, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर है, तो जो वॉन्डर वॉल फोर्स इसमें काम करेगा, तो जितना ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये जो वॉन्डर वॉल फोर्स है, ये वॉन्डर वॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है ना, मास पे। जिस हाइड्रोकार्बन का मास ज्यादा होगा उसका वॉन्डर वॉल फोर्स ज्यादा होगा, समझ रहे हैं बात। और जिसका मास कम होगा, वॉन्डर वॉल फोर्स कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब अगर आइसोमरिक एल्केन्स है, सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन सब आइसोमर है, ठीक है, तो उस केस में सबका मोलर मास सेम हो जाएगा। आइसोमरिक है तो सबका मोलर मास सेम हो जाएगा, तो अगर सबका मोलर मास सेम हो जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर मोलर मास सेम है तो वॉन्डर वॉल फोर्स, है ना, जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। लेकिन सरफेस एरिया पहले नहीं देखोगे, पहले क्या देखोगे, मोलर मास। इफ मोलर मास इज सेम देन इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। ये पॉइंट यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं,
क्या कि इफ मोलर मास इज सेम देन चेक द सरफेस एरिया। समझ गए बात इतनी? तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन है, अगर हम उसका ग्राफिकल अगर एनालिसिस देखें, इधर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है और इधर बॉइलिंग पॉइंट है, तो किसी भी एल्केन में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसके ग्राफ का जो नेचर होता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, इस तरह से आता है। क्लियर हुआ बात, है ना? ऐसे नहीं आता, स्ट्रेट नहीं होता, है ना? इनिशियली लगभग स्ट्रेट है, लेकिन आगे चलते चलते जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे वैसे वैसे ये एक्स एक्सिस की तरफ झुकने लगता है, ठीक है ना? और ऐसा क्यों है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि इनिशियली मान लो एक कार्बन था, तो एक से दो हुआ तो चेंज हुआ दुगने का, मतलब अभी से दुगना, तो मास में कंसिडरेबल चेंज हुआ ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और अगर 10 में से एक कार्बन जुड़ेगा तो एक ही कार्बन बढ़ा, तो मास में बहुत कंसिडरेबल चेंज नहीं आया। तो आगे जब बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, तो अगर एक एक कार्बन आप बढ़ाओगे तो उसमें मास में कंसिडरेबल चेंज नहीं आ रहा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी कंसिडरेबल चेंज नहीं आएगा, इसीलिए ग्राफ इस तरह से जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए एक सवाल अगर मैं आपको दूं, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको कंपेयर करना है ना? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है ना? तो इन तीनों के पास 5-5 कार्बन है, और अगर सबके पास सेम कार्बन है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? सरफेस एरिया। तो जरा मुझे बताओ कि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इस पे ब्रांचिंग ज्यादा हो गई है ना? तो ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से सब एक ही कार्बन पर जुड़ गए, तो सब ओवरऑल एक स्फेरिकल, है ना, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये इधर होगा, ये आगे होगा, ये पीछे होगा, इस प्लेन पर होगा, होगा ना चारों। तो एक ओवरऑल अगर इसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, मतलब सरफेस एरिया कम कर लिया है मॉलिक्यूल। अगर ऐसा है तो उसके पास सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया किसी भी स्ट्रक्चर्स में, है ना, उसका स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, पढ़े हम लोग। तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा फैला हुआ होगा उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए, फिर होगा बी, और फिर होगा सी। बोलो भाई, है ना? अगर हम लोग ऐसे चौड़े होके खड़े हैं तो हम लोग का सरफेस एरिया ज्यादा है, और ऐसे एकदम सिकुड़ के बैठ जाओ तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे बात ना? तो ये अपना सरफेस एरिया वाली बात है। क्लियर? चलो, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट लिखा जाए मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, मैं यहां पर इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये मैं एक ही बार कर रहा हूं। अब ये हर फंक्शनल ग्रुप में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ रहे बात ना? और ये इससे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि अगर एनसीईआरटी भी पढ़ ले तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी नाम की चीज, है ना, डराए ना। समझ गए बात? सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइम देकर करना चाहते हैं। ठीक है आसान सी चीज, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ना? तो ये एक्सपीरियंस है ना? क्योंकि हम लोग जो लोअर लेवल से जो केमिस्ट्री पढ़कर आते हैं, वहां पर केमिस्ट्री हम लोग खुद भी वहां पे केमिस्ट्री ना के बराबर पढ़ाई जाती है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स को तो बहुत अच्छा फोकस मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, बट क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री को सबसे, है ना, दीनहीन टाइप का सब्जेक्ट समझते हैं, है ना, जहाँ पे अरे कौन रट लो, पढ़ लो, कर लो टाइप से, है ना? तो इस वजह से ये छोटी छोटी बात, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। बट क्योंकि आईटी में ये भी उसी लेवल पर पूछा जाता है जिस लेवल पर बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग को इसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ज़्यादा लग के करना पड़ता है ना? ऑल्दो हमारा मन, भले हम लोग बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन यह लग के इसको एक बार यहाँ पर हम लोग को करना ही करना है, तभी कोई भी बढ़िया कॉलेज जो है हम लोग को
क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जरा इसका कॉन्सेप्ट बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का। तो मेल्टिंग पॉइंट आप क्या करते हो, सॉलिड में हीट देकर आप उसको मेल्ट कराते हो, है ना। तो सॉलिड जितना बेटर पैक होगा, जितना पास पास पैकिंग होगी, उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा। बोलो भाई। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, मतलब सॉलिड स्टेट में जो पैकिंग है वो जितना अच्छा होगा, जितना बेटर होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ गए बात ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ गए बात। अब देखो, अच्छा यहां अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो ऐसा देखा गया एल्केन में कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स हैं, है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स, वो रिलेटिवली ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन से ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स आर मोर सिमेट्रिकल देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स। तो इस वजह से जो इवन नंबर ऑफ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अपने आसपास के ऑड नंबर के कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल से, है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट की तरह स्ट्रेट नहीं जाता है, वो ऐसा जिगजैग जाता है ना। जैसे ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का है, 7। समझ रहे बात। तो जो ऑड नंबर का मेल्टिंग पॉइंट है अगर आप देखिए तो वो इवन नंबर के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जा रहा है, और जो इवन नंबर का जो कार्बन कंटेनिंग एल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने आसपास के मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटिवली ज्यादा होगा। अब ये नहीं कि 4 है तो 7 से भी ज्यादा होगा, नहीं, अपने आसपास से रिलेटिवली ज्यादा होता है या कंपेरेबल होता है। समझ के बाद। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से वैरी करता है, थोड़ा सा नॉन लीनियर टाइप का है ना, जिगजैग मोशन में जाता है। इवन नंबर का ज्यादा होगा, ऑड नंबर का रिलेटिवली कम रहता है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो भी ध्यान रखिए, है ना। वो एक्सेप्शन ये है कि जो प्रोपेन है, प्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोएस्ट होता है। समझ गए बात। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 1 कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट नहीं है, प्रोपेन का लोएस्ट है। क्लियर। क्योंकि 1 कार्बन का जो कंपाउंड हुआ है ना, वो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ और उस कंप्लीट को हम एक स्फीयर मान सकते हैं। तो स्फीयर बहुत अच्छी तरह से, मतलब छोटे छोटे एटम हो गए सब, तो वो बहुत अच्छी तरह से पैक हो जाते हैं। लेकिन प्रोपेन का स्ट्रक्चर में 3 कार्बन आ गया तो ये ज्यादा अनसिमेट्रिकल हो जाता है 1 नंबर ऑफ कार्बन से। समझ रहे हैं ना बात। क्योंकि 1 नंबर ऑफ कार्बन मीथेन मतलब 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल समझ में आता है, तो छोटे एटम की तरह काम करता है, तो वो एटम बेटर पैक हो जाते हैं। लेकिन प्रोपेन में अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये सबसे कम हो जाता है। यहाँ ग्राफ में देखने में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये अलग से आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्राफ जस्ट ऐसे ही समझने के लिए बनाया गया है। चलिए, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। एक बता दो और, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स। बताइए जरा सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स। तो देखो, क्योंकि एल्केन्स नॉन पोलर है और नॉन पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। तो अगर हम लोग एल्केन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज मोर पोलर, मोर सॉल्युबल इन, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टॉल्वीन, है ना, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, है ना, ये सब अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा, है ना। और लेस पोलर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, या कॉमनली बोल दिया जाए कि पोलर सॉल्वेंट्स। बोलो भाई, समझ गया क्या। सिंपल है। चलो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए।
तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करती है ना, ये जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट को एज इट इज समझेंगे, और जहां भी पूछा जाएगा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में पूछा जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में पूछा जाएगा, तो हम लोग लॉजिक सेम लगाने वाले हैं। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो एल्केन्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पैराफिन्स बोलते हैं। और पैराफिन्स मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि एल्केन्स जो है उनके पास कोई बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती। तो कम बॉन्ड पोलैरिटी के वजह से कोई भी ये पोलर सॉल्वेंट या किसी पोलर रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करने के चांसेस नहीं होते, है ना। और क्योंकि इनके पास, एल्केन्स के पास कोई अनसैचुरेशन भी नहीं होता। अनसैचुरेशन का मतलब कोई पाई बॉन्ड भी नहीं होता, एल्केन के पास पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, क्या एक जनरल बात करी जाए तो अगर उसके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो कोई वीकर बॉन्ड नहीं है जिसको आसानी से रिएजेंट तोड़ दे और फिर रिएक्शन हो जाए। तो इन दोनों वजहों से, है ना, कि एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, एंड एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन की वजह से एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है। लेकिन फिर भी एल्केन्स के कुछ रिएक्शंस हैं, है ना, और जो रिएक्शन एल्केन के होते हैं ऑलमोस्ट उसमें मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस, है ना। तो एल्केन के जो भी रिएक्शन है वो लगभग ऐसा माना जा सकता है कि ऑलमोस्ट सभी जो भी होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होते होंगे, ठीक है। तो उनमें से हम लोग को कुछ पढ़ना है। तो एल्केन की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। एल्केन जो रिएक्शन देता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग एक बार पढ़े हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जब हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ रहे थे, है ना, पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या कि भाई अगर अपना मान लो एल्केन है और इस एल्केन में यहां से हम लोग एक H हटा दें और उसकी जगह आकर ये ग्रुप जुड़ जाए और ये H यहां से बाहर चला जाए, तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। बोलो तो जरा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे समझे, कि H पहले एक जगह पर तैनात था, उसकी जगह ले ली है किसने, उसकी जगह ले ली है G ने, किसी ग्रुप ने, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसमें H को G ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दैट इज व्हाई दिस फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्केन के केस में ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप फ्री रेडिकल होता है और यहां से H को बाहर करता है और H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से बाहर हो जाता है। तो अगर ये ग्रुप फ्री रेडिकल है और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा कि ये फ्री रेडिकल बनाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात। उसी तरह से अगर हम लोग बात किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि अगर ये स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल और इसको बाहर करे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है और इसको बाहर करे तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए। तो ऐसे किसी रिएक्शन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। बहरहाल एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो इसको कोई नॉन पोलर स्पीशीज ही इस पर रिएक्ट कर पाएगी। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों चार्ज होते हैं, इसलिए वो इस पर अटैक इन जनरल नहीं कर पाते। समझ गए बात ना। तो यहाँ पर हम लोग जो एल्केन की जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मोस्टली, है ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ बात। चलिए, तो इसमें भी जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स।
हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग कर लीजिए, हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहां पर एक एल्केन ले लें और इसमें कोई हम लोग हैलोजन डाल दें, और क्योंकि हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करता है, तो यहां पर फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम लोग कोई कैटलिस्ट या किसी ऐसे चीज का इस्तेमाल करेंगे जो फ्री रेडिकल बनने में मदद करे। तो फिर से मैं वो बात दे रहा हूँ कि फ्री रेडिकल बनने में क्या क्या चीजें होती थी, याद आ रहा है ना? उनमें से कोई उठाकर रख देंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक एल्केन ले लिया, लेट अस से मीथेन, और एक हैलोजन ले लिया, और फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फोटोन डाल दिया, मतलब लाइट इंसिडेंट करा दी। तो लाइट फोटोन के प्रेजेंस में कोई बॉन्ड टूटने का चांसेस कैसा होता है? फ्री रेडिकल की तरह। तो फोटोन ले सकते हैं, या हम लोग क्या ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं। हीट के प्रेजेंस में भी कोई बॉन्ड कैसे टूटने के चांसेस है ना? नॉन पोलर बॉन्ड कैसे टूटने के चांसेस है? रेडिकल की तरह। क्लियर? तो यहां पर ऐसा यहां से H हटेगा और यहां पर हैलोजन आकर जुड़ जाएगा। मतलब अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट, तो मेरे हिसाब से एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, और ये जो H गया है, ये H दूसरे X के साथ रिएक्ट होकर HX बना लेगा। दिखा सबको? अच्छा, रिएक्शन यहां जनरली नहीं रुकता है ना। यहां पर क्या होगा कि ये, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो ये तो बना ही, साथ साथ ऐसा भी प्रोडक्ट बन जाएगा कि दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे, तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे, और चारों H रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। मतलब यहां पर ऐसा भी प्रोडक्ट मिलेगा अपना, प्लस ऐसा भी प्रोडक्ट मिलेगा अपना, है ना, प्लस ऐसा भी प्रोडक्ट मिलेगा अपना, समझ गए? और प्लस HX तो मिल ही रहा है। मतलब इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस होते हैं। समझ में आई थी बात? तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इसको नोट करिए, इस पे और बात थोड़ी सी करते हैं। देखो, अब फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन तो ये है। अब यहां पर हम लोग अगर चाहें कि ये बनाना है, अपने को ये बनाना है ना, मतलब सिर्फ एक ही बार हैलोजन जुड़े, बार बार ना जुड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन को कम और हाइड्रोकार्बन को क्या लेते हैं, ज्यादा। बोलो भाई। तो अगर ये एक्सेस में ले लिया जाए ये, और हैलोजन ले लिया जाए कम, तो ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि हैलोजन की तुलना में हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा होंगे। तो एक हैलोजन एक पर जुड़ेगा, तो दूसरा हैलोजन फिर उसी को ढूंढने थोड़ी जाएगा इतने मिक्सचर में। क्या होगा, अगर ये आप एक्सेस में ले लिए और ये कम लिए, तो एक एक में जुड़ गया, वो जुड़ के चला गया। अब दूसरा जो हैलोजन मॉलिक्यूल होगा, वो अब किसी से जुड़ सकता है उसके आसपास, क्योंकि अगर वो खड़े होकर देखेगा तो उसके मिक्सचर में आसपास क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल होंगे। तो दूसरा किसी पे जुड़ जाएगा, तीसरा किसी पे जुड़ जाएगा, चौथा किसी पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ हाइड्रोकार्बन बच जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, वो यही बनेगा। इन सब के बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि ये एक्सेस में, तो हम लोग इसको ही एक्सेस में मानते हैं और मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही बना के रिपोर्ट करते हैं। समझ गए बात ना? मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही बना के रिपोर्ट करते हैं, भले ये एक्सेस में हो या ना। क्लियर हुआ बात? मतलब एक्सेस में दिया हो या ना दिया। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लो। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग एक बात लिखे, रिएक्टिविटी की बात अगर हम लोग करें,
तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरिनेशन, फिर होता है क्लोरिनेशन, फिर होता है ब्रोमिनेशन, और सबसे कम होता है आयोडीनेशन। ठीक है, मतलब ये हैलोजन जो है, अगर हम लोग फ्लोरीन ले लें तो ये रिएक्शन बहुत तेज होता है, और आयोडीन ले लें तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है ना। मतलब फ्लोरीन के साथ इधर से इधर पहले बात तो लिखा जाए कि रेट क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, और आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होता है या रिवर्सिबल भी होता है आयोडीनेशन। ठीक है, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल व्हाइल फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। ठीक है, क्यों ऐसा होता है इसका जवाब हम लोग को मैकेनिज्म में मिलेगा, तो वहां पर हम लोग जब पहुंचेंगे तो इस बात को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आयोडीनेशन का रिवर्सिबल क्यों होता है, ये बात तो हम लोग यही से कर सकते हैं, अभी जो जानते हैं उसी से कर सकते हैं। देखो जरा, अगर हम लोग बात करें कि भाई हम लोग एक एल्केन ले लिए और उसमें आयोडीनेशन अगर हम लोग करा रहे हैं, है ना, तो बनेगा क्या, RI बनेगा और साथ में बनेगा HI। देखो यहाँ पे ध्यान से, बनेगा ना HX, इस H के साथ दूसरा X जाएगा, तो ये आयोडीनेशन के साथ ये होगा। और हमको मालूम है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पढ़े हो HI इन रेड फॉस्फोरस, पढ़े हो क्या? तो HI इन रेड फॉस्फोरस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, यही तो था, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो और किसको रिड्यूस करता है ये, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल, याद आ रहा है ना, एल्डिहाइड कार्बोक्सिल, ये क्या है, ये एल्काइल हैलाइड ही तो है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट जब इसको रिड्यूस करता है और यही मिक्सचर में बना है, तो इसको ये फर्दर रिड्यूस करके वापस भेज देने वाला है। कहानी आई समझ में? तो एक इसकी वजह जो है रिवर्सिबल होने की, वो यही है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग वैसे इस रिवर्सिबिलिटी को बचाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कि हम लोग सिस्टम में अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग से ही रिएक्ट करेगा ना, तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम लोग सिस्टम में इससे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दें तो इसका प्रेफरेंशियल अटैक किस पर होगा, उस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, है ना, जैसे हम लोग यूज कर लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, या हम लोग इसमें डाल देते हैं HiO3। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो HI है ये इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही रिएक्ट करके, है ना, खत्म हो जाता है HI। ठीक है, HI से रिएक्ट करके I2 बना लेता है, वाटर बना लेता है, तो ये I2 फिर से जनरेट हो गया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन करा सकता है। और क्योंकि ये खत्म हो गया सिस्टम से, तो रिवर्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो आयोडीनेशन को ऐसा सवाल पूछा जाता है कि आयोडीनेशन को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए सिस्टम में क्या डाल दिया जाए, तो आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जाए। समझ के बात ना? चलिए, तो एक तो ये हो गई रिवर्सिबिलिटी रिएक्टिविटी की बात। एक और बात है, रिएक्टिविटी का फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर इस तरह के हाइड्रोजन की, कार्बन हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो जो टर्शरी हाइड्रोजन होगा, टर्शरी, उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर किसका होगा, प्राइमरी का। इधर से इधर रेट बढ़ेगा, है ना। ये हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर ये कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन से कोई कार्बन अगर जुड़ा होता तो ये कार्बन प्राइमरी कहा जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी निकालना याद है ना सबको? तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के किसी के केस में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये अकेला है बेचारा। अगर किसी एक से जुड़ा होता, जैसे मान लो अगर ऐसा होता, है ना, तो इस वाले हाइड्रोजन को प्राइमरी बोल देते। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक और कार्बन से जुड़ा है। अगर मान लो ऐसा होता, ये पहचानने आता है ना सबको, तो इस वाले हाइड्रोजन को सेकेंडरी बोल देते, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़े हैं।
है ना। और सिमिलरली अगर ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है, तो इस वाले हाइड्रोजन को आप टर्शरी बोल दोगे, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 और कार्बन से जुड़ा है। पहचान में आती है ना बात। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन है, ये टर्शरी हाइड्रोजन के साथ रेट सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम हो जाएगा प्राइमरी के साथ। अब ये और ये दोनों ऐसा क्यों ऑर्डर है, इन दोनों बातों का जवाब जो है वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे मैकेनिज्म पर जाएंगे। ठीक है, तो इतना रिवाइज करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।